आदर्श एग्रीकल्चर कोचिंग के यूट्यूब चैनल पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे महत्वपूर्ण वीडियो पर। उसमें बात करेंगे कि वो गैस वायुमंडल में कितने प्रेशर पाई जाती है, मृदा वायु में कितने प्रेशर पाई जाती है, आयतनात्मक अनुसार वॉल्यूम के अनुसार कितने होती है और मृदा वायु के अनुसार कितने प्रेशर होती है। निश्चित तौर पर यूपी कैटेट, बीएचयू, आईसीआर एवं बिहार कंबाइंड एग्रीकल्चर में महत्वपूर्ण इससे पूछा जाता है। बिहार में जो होता है पेपर, वहां पर भी स्टेबल से निश्चित तौर पर क्वेश्चन आता है। तो जो भी बिहार के स्टूडेंट हैं इस वीडियो को, या वेस्ट बंगाल के जो भी स्टूडेंट हैं इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखें, लास्ट तक देखें। सारे विद्यार्थियों से हमारा यही निवेदन है कि कॉपी कलम लेके बैठा करें। उसके बाद उन क्वेश्चनों को तुरंत नोट कर लिया करें। तो एक बार हमारी बोली को सुनोगे, उसके बाद जब कॉपी पर लिखोगे तो अपने आप क्वेश्चन आपको याद हो जाएंगे। उसके बाद वीडियो लास्ट तक देखना, उसमें हम बताएंगे आपको यूपी कैटेट, बीएचयू, आईसीआर में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हम ऑप्शन लगाएंगे, उससे आपको बहुत ज्यादा आइडिया मिलेगा। नहीं तो आप करते क्या हो, वीडियो को देख लेते हो, उसके बाद लास्ट तक नहीं देखते हो। जो महत्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी प्रश्न होते हैं उनसे आप वंचित हो जाते हो और आपके क्वेश्चन वहां पर क्या होते हैं, गलत हो जाते हैं। तो अब ध्यान रखना है कि यूपी कैटेट का जो महत्वपूर्ण सूचना है वो फॉर्म की डेट, जिन विद्यार्थियों ने अभी तक यूपी कैटेट का फॉर्म नहीं भरा था उसकी डेट अब 15 मई हो गई है। तो आपके जो भी साथी हों, जो भी नाते रिश्तेदार हों, जिन्होंने अभी तक फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाया था, उनको बता दो कि यूपी कैटेट की डेट अब की बार कितनी हो गई है, 15 मई हो गई है। उसके बाद जो एग्जाम की डेट है वो पोस्ट पेंड है। अभी उसका कोई भी निश्चित नहीं किया गया है कि एग्जाम की डेट क्या है या क्या रखी रहेगी। जैसे ही सूचना आएगी हम आपको नए वीडियो में इसका भी जिक्र करेंगे कि यूपी कैटेट की एग्जाम की डेट क्या आई है। पहले यूपी कैटेट की डेट जो थी आपको मालूम है, 14 मई को यूजी का, 15 मई को पीजी का और 16 मई को पीएचडी का था। अब इन डेटों को पोस्टपोन कर दिया गया है। अगली जैसे ही डेट आएगी हम आपको बताएंगे कि यूपी कैटेट की क्या डेट आई है। इसलिए आप ये ना सोचना कि एग्जाम पोस्टपोन हो गया है। आप अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से बनाए रखें। जब तक आप अपनी तैयारी को अच्छी तरीके से नहीं बनाए रखेंगे फिर क्या आती है, समस्या आ जाती है। आप क्या कर लेते हो कि अब तो डेट बढ़ गई है, कब एग्जाम होगा, कब नहीं होगा। इससे अच्छा मौका आपको कभी भी यूपी कैटेट में, चाहे बीएससी एजी हो, चाहे एमएससी एजी हो, इससे अच्छा आपको मौका कभी भी नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि इस साल इतने कम फार्म पड़े हैं, लगभग अभी 10,000 के करीब आपका फार्म ऑनलाइन अप्लाई हुआ है। इसलिए आप थोड़ी सी जागरूक हो जाओगे, थोड़ा सा मेहनत कर ले जाओगे, आपको निश्चित तौर पर चंद्रशेखर आजाद में दाखिला मिल जाएगा। इसलिए आपसे हमारा यही निवेदन है, यही विनती है, अपना टाइम टेबल निश्चित कर लो। उस टाइम टेबल के हिसाब से सारे सब्जेक्टों को कैटेगराइज कर लो और सारे वीडियो हमारे देखते रहो। निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। उसके बाद होता क्या है, आप कहते हो कि डेट पोस्टपोन्ड हो गई है। डेट यूपी कैटेट की ये समझो आपका पेपर जो होगा लास्ट जून या फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई में निश्चित तौर पर हो जाएगा। तो ये ना सोचना कि हमको 1 महीना एक्स्ट्रा मिल गया। समय जाते देर नहीं लगता है। तो अपना आपकी जिस तरीके से तैयारी चल रही है उस तैयारी को जारी रखें। यदि अभी भी आपने नहीं तैयारी किया है तो ये ना सोचना कि हमको हमारी तैयारी नहीं हुई है, हम कैसे तैयारी करें। यूपी कैटेट का एग्जाम मात्र यदि अच्छी मेहनत कर
देखो तो आपका एग्जाम जो है 20 से 25 दिन का ही एग्जाम है, इससे ज्यादा का एग्जाम नहीं है। क्योंकि यूपी कैटेट में जो एमएससी एजी का एंट्रेंस होता है मात्र 800, 1200 के करीब मात्र फॉर्म पड़ता है। मान लो 1200 फॉर्म पड़े, आप समझते हो सीएसए में 150 सीटें हैं, मेरठ बांदा में भी आपका एमएससी एजी हो गया, तो अच्छी तरीके से आप मेहनत कर लोगे तो आप पोस्ट ग्रेजुएट हो जाओगे। तो इतना कम आप समझ सकते हो कि एमएससी एजी का सबसे कम जो आपका मेहनत करने का है, थोड़ी सी मेहनत कर लोगे आपको एमएससी एजी में दाखिला मिल जाएगा। तो सारे वीडियो हमारे देखते रहना, लास्ट तक वीडियो देखना, इस चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन घंटी को दबाना, लाइक करना और कोई भी समस्या हो उसको कमेंट के माध्यम द्वारा निश्चित तौर पर हमको अवगत कराना। उस समस्या को हम अगले वीडियो में निश्चित तौर पर दूर करेंगे। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। तो हम कहते हैं गैसेस नेम का है मतलब है हिंदी में समझ लो कि गैस का नाम क्या है। उसके बाद हमने कह दिया एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर का मतलब है कि वह गैस वायुमंडल में कितने प्रतिशत पाई जाती है। एटमॉस्फेयर में हिंदी में आप देख लो वायुमंडल, एटमॉस्फेयर या वायुमंडल में। जो एमएससी में है तो वो एटमॉस्फेयर ध्यान देना, जो बीएससी एजी के है वो वायुमंडल या वातावरण में। फिर उसके बाद आता है सॉइल एयर में, हिंदी में आप ध्यान रखना मृदा वायु। आप कंफ्यूजन करने लगते हो, क्वेश्चन निश्चित तौर पर पूछा जाता है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, 5-6 क्वेश्चन यहाँ पर बनते हैं और एक क्वेश्चन आपको निश्चित तौर पर मिल जाएगा। जैसे हमने कहा गैस नेम, गैस का नाम क्या है। जैसे गैस का नाम हमने ले लिया नाइट्रोजन, गैस का नाम क्या ले लिया, नाइट्रोजन ले लिया। यह गैस वायुमंडल या एटमॉस्फेयर में कितने प्रतिशत पाई जाती है, तो 78% पाई जाती है। कितने प्रतिशत पाई जाती है, 78% पाई जाती है। सॉइल एयर या मृदा वायु में कितने प्रतिशत पाई जाती है, 78.8% पाई जाती है। ऑप्शन में वहां पर क्या आएगा, 79%। ऑप्शन में क्या आएगा भैया, 79% पाई जाती है। उसके बाद बात आ गई ऑक्सीजन की। कहेगा ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर। एमएससी एंट्रेंस में पूछा गया था यूपी कैटेट 2016 में कि एटमॉस्फेयर प्रेजेंट इन ऑक्सीजन गैस, तो आप तुरंत बताओगे कितने प्रतिशत पाई जाती है भैया, 20.8%। 20.8% ऑप्शन नहीं आया था, ऑप्शन क्या आया था, 21%। तो आपको क्या टिक करना है, 21%। मृदा वायु या सॉइल एयर में कितने प्रतिशत, 20.2%। ऑप्शन में भैया क्या याद करके जाना, 20%। उसके बाद आती है कार्बन डाइऑक्साइड। बात क्या आती है, कार्बन डाइऑक्साइड। एटमॉस्फेयर में 0.03%, 0.03% की 0.03%। मृदा वायु में 0.25%। कि वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड कितने प्रतिशत पाई जाती है, 0.03% पाई जाती है। उसके बाद बात आती है आर्गन गैस। वायुमंडल में आर्गन गैस हमारी कितने प्रतिशत पाई जाती है, तो आप क्या बताओगे, 0.93%। और इधर क्या बताओगे, 0.91%। इस टेबल से आपसे 4 ही नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और आर्गन, इस टेबल को बंद कर लो। अब देखो क्वेश्चन आपसे कैसे पूछा जाता है। अब कहेगा कि एटमॉस्फेयर प्रेजेंट इन नाइट्रोजन गैस तो 78%,
कहेगा एटमॉस्फेयर प्रेजेंट इन सॉइल एयर, नाइट्रोजन गैस को क्या बताओगे 79%। जहां पर भी सॉइल एयर आ जाए 79%, जहां पर केवल एटमॉस्फेयर रहे तो क्या बताओगे 78%। अब बात आती है कि कार्बन डाइऑक्साइड और का वायुमंडल में अधिक है कि सॉइल एयर में, तो तुरंत बताना कि कार्बन डाइऑक्साइड सॉइल एयर में अधिक होती है। लगभग कितने गुना अधिक होती है, तो क्या बताओगे 8 से 10 गुना अधिक होती है। अब देखो यहां पर क्वेश्चन पूछा जाता है, अब यहां कह देगा कि कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में कितने पीपीएम पाई जाती है। ध्यान देना विद्यार्थियों, क्वेश्चन यदि घुमा दिया आपसे एटमॉस्फेयर या वायुमंडल या मृदा वायु ना कह के, उसने कह दिया कि कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में कितने पीपीएम पाई जाती है। पीपीएम का पूरा नाम है पार्ट्स पर मिलियन। तो आप कुछ भी ना करना, 0.03%। जो भी वैल्यू आपको प्रतिशत में मालूम है, उसमें 10,000 का आप गुणा करा देना, वो वैल्यू आपकी किस में बन जाएगी, पीपीएम में बन जाएगी। आप न भ्रमित होना कि पीपीएम में अब कैसे याद किया जाए, आप सीधे ये वैल्यू प्रतिशत में याद करके चले जाओ और उन वैल्यू को आप क्या कर दो, 10,000 से गुणा कर दो। 1 2 3 4, 1 2 3 4 जितने ये मुर्गी के अंडे होते हैं उसकी घात को हम लिख लेते हैं, और मुर्गी के अंडे का औसत वजन भैया 57 ग्राम होता है, और मुर्गी के अंडे का कवच कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, और मुर्गी का तापक्रम क्या होता है 107 फ़ारेनहाइट होता है। मुर्गी की मनोरंजन वाली किस्म है तो बताना है असील है, राजा है, टिकरा है। मुर्गी में एक भयंकर बीमारी लगती है रानीखेत, कहां देखी गई थी, नैनीताल में। किसके द्वारा हुई थी, वायरस द्वारा। ध्यान रखना, तो यहाँ पर 1 2 3 4 जितने ये मुर्गी के अंडे होते हैं वो घात लिख देते हैं। बाएं साइड से जितनी घात हम इधर लाते हैं वो घात ऋणात्मक हो जाती है। तो यहाँ -2 है, ये क्या हो गया 10 की पावर 2, तो 3 गुणे क्या हो गया 100 बराबर क्या बन गया 300 पीपीएम। जब भी आपसे कहे कि कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में कितने पीपीएम, तो क्या बताओगे 300 पीपीएम। सीधा दिमाग में रखो, आप भ्रमित ही ना हो। कोई भी वैल्यू आपको प्रतिशत में मालूम है, उसमें 10,000 का गुणा करा दो, वो वैल्यू किस में बन जाएगी, पीपीएम में बन जाएगी। यदि आपसे कहे कि वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने पीपीएम पाई जाती है, तो 78 गुणे 10,000 बराबर 78,000। आगे देखो, अब क्वेश्चन यहां पर नाइट्रोजन से 4 बनते हैं। लिख लो यहीं पर, आयतनात्मक अनुसार, इंग्लिश में वॉल्यूम के अनुसार वायुमंडल में नाइट्रोजन 79%। भारात्मक अनुसार, इंग्लिश में वेट के अनुसार वायुमंडल में नाइट्रोजन 75%। अब चारों क्वेश्चन देख लो, वायुमंडल में नाइट्रोजन 78%, सॉइल एयर में नाइट्रोजन 79%, वॉल्यूम के अनुसार, इंग्लिश में ध्यान रखना है एमएससी एजी वाले बच्चे,
वॉल्यूम कहेगा, वॉल्यूम बेसिस नाइट्रोजन प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, तो तुरंत क्या बताओगे 79%। जहां पर भी वॉल्यूम आ जाए, हिंदी वाले याद रखना, आयतनात्मक या आयतन के अनुसार आ जाए 79। उसके बाद एमएससी वाले याद रखना, कहेगा वेट बेसिस नाइट्रोजन प्रेजेंट इन एटमॉस्फेयर, कि वेट के अनुसार वायुमंडल में नाइट्रोजन कितने प्रतिशत, तो क्या बताओगे 75%। तो निश्चित तौर पर स्टेटमेंट से आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद नोट कर लो आप सोर्स, तो दो कॉलम बना लो, एक में लिख लो एलिमेंट, दूसरे कॉलम में लिख लो उसका सोर्स क्या है। एक क्वेश्चन पूछा जाता है, एलिमेंट मतलब धातु, सोर्स मतलब आप कह सकते हो खनिज या मिनरल या अयस्क कह सकते हो। जैसे हम एलिमेंट ले लिया फास्फोरस, सोर्स इसका है भैया एपेटाइट, बहुत ज्यादा पूछा जाता है एपेटाइट। अगला सोर्स हमारा है बोरान, एलिमेंट है बोरान, सोर्स हो गया हमारा टूरमालाइन, बहुत अंडरलाइन कर लो। एलिमेंट है हमारा मॉलिब्डेनम, सोर्स है भैया हमारा ओलिवाइन, क्या है ओलिवाइन। एलिमेंट है हमारा पोटेशियम, सोर्स हमारा है भैया आर्थोक्लेस, माइकाज, बायोटाइट, मस्कोवाइट, यमओपी, बहुत ज्यादा पूछा जाता है यमओपी मतलब केशियम। पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम के आर्थोक्लेस, माइकाज, बायोटाइट, मस्कोवाइट, यमओपी, म्यूरेट ऑफ पोटास। अगला कैल्शियम, कैल्शियम का आपका हो गया जिप्सम, डोलोमाइट, जिप्सम और डोलोमाइट अंडरलाइन कर लेना, बहुत पूछता है। अगला हो गया मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का याद रखना डोलोमाइट, डोलोमाइट कैल्शियम और मैग्नीशियम दोनों का सोर्स है। और हमारा हो गया इप्सम साल्ट, इप्सम साल्ट। और देख लो हम मेन ही बात करेंगे, एक क्वेश्चन आपको मिलेगा। अगला देख लो भैया कापर, कापर का है कापर पायराइट, कापर पायराइट, कापर पायराइट को ही हम कहते हैं चैल्कोपायराइट या कैल्कोपायराइट। इसके अलावा मैग्नीज, यमयान, पाइरोलुसाइट, पाइरोलुसाइट। इसके अलावा आपका है एफी, हेमेटाइट, मैग्नेटाइट, लिमोनाइट, सीडेराइट। तो इसको बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि आयरन मेन सोर्स आप, तो क्या बताओगे हेमेटाइट, इसी के कारण मृदा का रंग लाल होता है। इसके अलावा आपका हो गया एल्यूमिनियम, बॉक्साइड, एल्यूमिनियम का बॉक्साइड हो गया। और आपका क्या हो गया डायस्पोर, डायस्पोर। अगला यूरेनियम हो गया, यूरेनियम और रेडियम, यूरेनियम और रेडियम, पिच ब्लेंडी, पिच ब्लेंडी। इसमें पूछे जाने वाले फास्फोरस मेन सोर्स ऑफ एपेटाइट, बोरान मेन सोर्स ऑफ टूरमालाइन, डोलोमाइट मेन सोर्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, हेमेटाइट मेन सोर्स ऑफ आयरन। तो प्रिय विद्यार्थियों, यहीं पर आज विराम लेते हैं। नेक्स्ट वीडियो